बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन आगाज़ में आपको पता है जो हमारा पहला सेगमेंट होता है, इससे पहले कि हम उसकी तरफ जाएँ, आई डोंट नो कि झूठ पे झूठ और आप सच ना दिखा के करना क्या चाह रहे हैं। डेंगू केसेस इस कदर होशरुबा इजाफा हो रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़े। एक ही दिन में शहर लाहौर में 18 अमवात होती हैं डेंगू से, और बताया ये जाता है कि जी 6 अमवात हुई हैं। यानी हकीकत को छुपाया जा रहा है, बजाय इसके कि आप अपना काम दुरुस्त करें, आप असल हकाइक पे पर्दा डालेंगे और आप इस तरह से आवाम के साथ जो है वो झूठ बोलेंगे। अगर यही झूठ आप बोलते गए तो ना तो लोग एहतियात करेंगे, ना ही लोग इससे बचाव के लिए कुछ इकदाम कर पाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, केसेस बढ़ते चले जाएंगे। होना तो इस स्टेज पे ये चाहिए कि आपको घर घर कैंपेन करनी चाहिए। सुबह के टाइम पे स्पेशली आपको टीवी स्क्रीन्स पर, स्कूल्स पर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाके प्रॉपर लेक्चर्स का एहतमाम कराना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि ये सीज़न कितना अभी जो है वो मौसम जो है ख़तरनाक चल रहा है, डेंगू का ख़तरा किस कदर ज़्यादा है। इस पर ये तमाम इकदाम करने के बजाय सच को छुपाया जा रहा है, झूठ चीज़ें बताई जा रही हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर फिर लोगों का खैर खा तो कोई नहीं रह गया। आगे चल के हमने इस पर बात करनी है। पहला सेगमेंट शामिल करते हैं, एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाज़िर होता है और अर्ज़ करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा मुलाजिम है, खादिम है, वो मुझसे ज़्यादती करता है, नाफरमानी करता है, मुझे नुकसान पहुंचाता है, तो क्या मैं उसको मार सकता हूँ, यानी उसको पीट सकता हूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दिन में 70 मरतबा दरगुज़र करो। अरबी ज़ुबान में जब 70 का हिंसा बोला जाता है तो इससे मुराद कसरत अदद मुराद है, यानी मुराद ये है कि बहुत ही ज़्यादा। जैसे एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते हैं दिन में। तो 70 मरतबा से मुराद यानी कई 70 मरतबा, कई मरतबा बेशुमार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो आपने फरमाया कि दिन में 70 मरतबा उससे दरगुज़र करो, उसको मुआफ़ करो। तो अब आप ये देखिए कि इसमें जो तालीम हमें दी जा रही है वो ये है कि जो हमारे मुलाजिम हैं, हमारे खादिम हैं, हमारे साथ काम करते हैं, हमारे साथ चलते हैं, हमारे निज़ाम को संभालते हैं, हमारी मदद करते हैं, ताउन करते हैं, और जिनकी वजह से हमारी मईशत का पहिया चलता है, तो हमें चाहिए कि अगर उनकी तरफ से कोई गलती, कोई ख़ता हो जाती है, और बल्कि इस हदीस में तो आप देखिए कि मुलाजिम ज़्यादती करता है, नुकसान पहुँचाता है, फिर भी रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि दरगुज़र से काम लो। तो अगर इंसान से बेइरादा और बिल्कुल ऐसी हालत में कि जब उसको किसी बात का पता ही नहीं चलता और उससे गलती हो जाती है, तो फिर ऐसे शख्स को तो बहुत ही ज़्यादा हमें मुआफ़ करना चाहिए। तो ये तालीम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक साहिब ने अपने खादिम को या अपने ग़ुलाम को मारा, पीटा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज तू अपने इस ग़ुलाम को इतना पीट कि जितना तू कल क़यामत के दिन अपने मालिक की मार सह सके। तो उसके बाद उस सहाबी ने उस ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया। तो ये हमें चाहिए कि हम भी अपने माताहतों के साथ और जो हमारे साथ काम करने वाले हैं उनके साथ हम नरमी का रवैया इख्तियार करें और उनको माशी तौर पर तंगदस्त और परेशान करने के बजाय उनके लिए सहूलत का बाइस बने। ये था जी आज का पैगाम जो कि आपके साथ शेयर किया। आज की खबरें क्या है? मौसम सरमा में गैस की लोड शेडिंग का फैसला, 18 घंटे लोड शेडिंग, सिर्फ 6 घंटे चूल्हे जला सकेंगे आप। रौदा मेगा प्रोजेक्ट अहात आलमगीर लॉन्च, 15 मंजिला हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी। गंदम का स्टॉक डेडलाइन के करीब, बहरान शदीद होने का खदशा।
और आज के प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे कि अगर मैन होल खुले पाए गए तो जिम्मेदार कौन होगा। अच्छा जी, खबरें आप जान चुके हैं। आज की खबरों की डिटेल्स क्या हैं ये हम शेयर करेंगे आपके साथ। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। राव दिलशाद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है और रिजवान नकवी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चल? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, इससे पहले कि हम पहली खबर की तरफ जाएं, मैंने इंट्रो में कहा था डेंगू केसेस बढ़ रहे हैं और क्या किया गया है, हमारे साथ झूठ बोला गया। राव साहब देखिए, फेक डाटा एंट्रीज के हवाले से आपको कैप्टन उस्मान के हवाले से जब कमिश्नर लाहौर थे तो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया जाता था कि डेटा एंट्री एक ऐसा इशू है, कम से कम आपके पास सही, अगर झूठ को अगर आप छुपाएंगे या एक हैपनिंग हो रही है, लार्वा अगर कहीं से मिल रहा है, अगर उसको आप छुपाते हैं तो इसका मतलब है आप ज़्यादा जुर्म के मुर्तकिब होते हैं, उससे ज़्यादा नुकसान होगा। अगर आपके पास वो सामने आ जाते तो आपके पास एक डेटा सामने मौजूद है जिस पर आप इक़दाम को यकीनी बना सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब चूँकि डेंगू वर्कर्स सर्वेलेंस उनकी तादाद जो है वो 10 साल पहले वाली है। शहर की आबादी 10 सालों में कम से कम 25 से 30 लाख तो इजाफा हो चुका है। ऑनेस्टली स्पीकिंग राव साहब, अगर जो वर्कर्स मौजूद है उनसे भी ये काम कराना चाहे ना तो काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। 11,000 वर्कर्स हैं और उन बेचारों की कभी तनख्वाहों का मसला होता है। Exactly. असल में आप जो है ना बुखार की तरफ नहीं आते, बुखार क्यों होता है उसकी तरफ नहीं आते, बल्कि आप कहते हैं जी बुखार हो गया तो इसके पीछे भागना शुरू कर दें। ये मसला हो रहा है हमारे साथ। आप पहले अपने जो वर्कर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। आप देखें कि 10 साल पहले अगर इतने वर्कर्स थे तो आज कितने वर्कर्स हैं, तादाद बढ़ी है, घरों की तादाद बढ़ी है, हाउसिंग सोसाइटीज़ की तादाद बढ़ी है। पिछले 10 सालों में जिस तरह से अर्बनाइजेशन हुई है, अगर आप उसी को देख लें तो आपको कम से कम 1.25 से 1.5 करोड़ की आबादी के लिए 10,000 ना काफ़ी हैं वर्कर्स। और फिर उन्हीं वर्कर्स को आप कहाँ लगा रहे हैं? टाइफाइड पे लगा रहे हैं, पोलियो कैंपेन पे लगा रहे हैं। तो डेंगू सर्वेलेंस कैसे होगी? तो डेंगू सर्वेलेंस वाले जो वर्कर्स हैं वो बेचारे काम भी करते हैं और उसके बाद उनकी तनख्वाहों का मसला भी रहता है। अभी रिसेंट डेज में 6,100 डेंगू वर्कर्स हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट जो वो रिन्यू नहीं किया जा रहा था और उसमें सियासत, आप कहना ये चाह रही है कि ये तमाम वजूहात हैं जो कि इसका एग्जैक्टली। और फिर उसमें जो काम करता भी दिल जमई से काम नहीं करते लोग और फेक एंट्रीज करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फेक एंट्रीज के हवाले से एक स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म अपनाने की जरूरत है, लेकिन पहले उनकी जरूरियात को तो पूरा करें, उनकी तनख्वाहें बर वक्त दें, उनको एहतजाज ना हमारे करना यहाँ पड़े। कंप्यूटराइज है, कंप्यूटराइज सिस्टम होने के बावजूद भी सारे काम इस तरह से फेक एंट्रीज हो जाती हैं। कोई यहाँ पर शफाफियत वाली सिस्टम ही नहीं। एक तो है कि इंटेंशनली किसी वर्कर ने ये फेक एंट्री कर दी, एक है कि पूरा इदारा उसमें मुलव्वस है। पूरा इदारा बतौर सरबराह जो है ऊपर से इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने असल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी कि डेंगू से मौत कितनी हो रही हैं और टोटल पेशेंट्स कितने हैं, ताकि फिर आपकी कारकर्दगी बेनकाब होती है महकमा हेल्थ की कि जी ये क्या काम कर रहे हैं। आप आवाम को तो छोड़ दें, पब्लिक को छोड़ दें। आप अगर डेटा देते हैं और बताते हैं कि भाई हालात बिल्कुल ठीक है, हम आप तो बिल्कुल केयर नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। एक तो लोग पहले भी इसको जो है वो हल्का ले रहे हैं और इसमें अमवात हो रही हैं। 14 अमवात अब तक हो चुकी हैं, 14 तो रिपोर्ट हुई हैं, उसके 14 उसकी बात जी इन्होंने 6 जाहिर की हैं। महकमा हेल्थ की जानिब से जो रोज़ाना की बुनियाद पर डाटा भेजा जाता है उसमें 6 जाहिर की गई हैं कि जी मौजूदा जो सीज़न है इसके अंदर 6 अमवात हुई हैं अभी तक। आप आवाम को छोड़ दें, आप सरकारी दफातर के अंदर चले जाएं। कल मैं एक महकमे में बैठा हुआ था, वहाँ पे डायरेक्टर जनरल के बाजू के ऊपर जो है वो डेंगू बैठा हुआ था। मैंने उन्हें बताया कि आपके बाजू पे डेंगू बैठा हुआ है। ये हालात हैं और बिल्कुल स्प्रे नहीं किया जा रहा सरकारी दफातर के अंदर भी, और आम आवाम को तो छोड़ दें। पब्लिक वहाँ पे कराना किसकी जिम्मेदारी है? इन लोगों की अपनी डीजी हेल्थ का ऑफिस है, रिस्पॉन्सिबल है इस सारी सूरत हाल में। प्रीवियस ईयर एक शो किया तो डीजी हेल्थ के ऑफिस में लार्वा की भरमार थी और वो उन्हीं के अपने दफ्तर में। अब मुझे बताएं मेरे ख्याल से किसी सर्वेलेंस और कहाँ होगी? वही ना, किसी को जिम्मेदार ठहराना ही गलत चीज़ है। अगर आपके अपनी जगहों पर जहां आप रोजाना जाकर बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ ये हालात है, फिर आम आवाम के हालात क्या होंगे? खैर, आम आवाम की बात कर लेते हैं। 18 घंटे लोड शेडिंग होगी, सिर्फ 6 घंटे चूल्हे जलाए जा सकेंगे। मौसम सरमा में गैस की लोड शेडिंग का फैसला किया गया है, नई बात नहीं है, ये अजाब हर साल लोग भुगत रहे हैं। रिजवान साहब आप देखें, ये शहरियों के लिए जिस तरह आपने पहले कह दिया कि नई बात नहीं है, आपको गर्मियों में पानी, लेकिन इस साल हमने लोड शेडिंग बिजली की भी बहुत ज्यादा देखी, बिल भी भारी भरकम आई। यहाँ पर गैस के साथ भी यही हालात होने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब जो है लोगों को पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए कि आपको LPG पे गुजारा करना पड़ेगा
और वो ऑलरेडी आप उसके नर्ख जो हैं वो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। बिल्कुल। और हुकूमत के पास पर केजी है, अभी और बढ़ जाएगी राव साहब, जब इस्तेमाल बढ़ गया ना, जरा सा हुआ तो फिर ऐसे ही है। बिल्कुल जी, ऐसी शहरियों को चाहिए कि तैयारी रखें। क्या आपने सिलेंडर भर के लाने हैं तो आपका गुजारा होना है। 3 टाइम इन्होंने बताए हैं जिस तरह मेडिसिन रिकमेंड की जाती है डॉक्टर्स की तरफ से, सुबह दोपहर शाम। लेकिन वो ये तो 3 प्रीवियस टाइम ईयर था, अब तो सुबह दोपहर शाम वाली बात ही खत्म होगी रिजवान साहब। अब तो आपको सिलेंडर्स भरना है, आप गैस सारा दिन इस्तेमाल करें, लेकिन आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी बढ़ेगी। अब इसमें ये नौबत आई क्यों, थोड़ा सा इसको भी एनालाइज करने की ज़रूरत है। ये नौबत इसलिए आई कि कतर के साथ LNG के जो आपके एग्रीमेंट थे वो 17 साल पर मबनी थे, और हमने देखा कि तब्दीली सरकार आई और तब्दीली सरकार ने वो जो एग्रीमेंट्स थे उनमें नदीम बाबर साहब का नाम बड़ा वाज़ेह उसमें आता है। और आज हम देखते हैं कि स्टेज पर चढ़ के और फिर कंटेनर्स पर चढ़ने की बातें हो रही हैं। क्या उन लोगों को अकाउंटेबल ठहराया जिन्होंने सस्ती गैस को बर वक्त ख़रीदने के हवाले से टेंडरिंग का अमल मुकम्मल नहीं किया, और जब महंगी हुई तो तब आपको ख़रीदना पड़ी, और वो जो एग्रीमेंट था उसकी कंटिन्यूटी नहीं हुई, जिसकी वजह से गैस का बहरान पिछले 3 सालों से शिद्दत इख्तियार करता गया। आप सिर्फ 2018 में चले जाएँ, आपको बिजली की लोड शेडिंग का भी सामना नहीं था, और गैस की किसी वक्त ज़रूर लोड शेडिंग हो सकती थी, लेकिन इस तरह का मसला नहीं था कि गैस आपको मिले ना। उसके बाद 346% कीमतों में इजाफा हुआ, लेकिन गैस नापैद हुई, गैस नहीं आई। और उसके बाद जो एग्रीमेंट आपने करने थे कतर के साथ LNG फर्म्स के हवाले से, आपने नया टर्मिनल कोई नहीं लगाया। आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जहाँ से आपने गैस को दरियाफ्त करना था, वहाँ पर भी आपने काम नहीं किया, क्योंकि उसको वहाँ पर शायद हालात इस तरह के नहीं हैं, तो वहाँ पर भी काम नहीं किया। टेंडरिंग का अमल भी मुकम्मल नहीं किया। नया LNG जो प्लांट था, जो LNG जो एक बनाना था स्टेशन, वो भी नहीं बना सके। तमाम मसाइल से, इनकी गफलत से, इनकी नाअहली से मुझे अवाम को क्या बताएं लेना कि हर आपको शायद 11वीं का कॉन्सेप्ट शायद पता है कि हर 11वीं का पता 12वीं को लगता है जब दही नहीं मिलती बाज़ारों में, क्योंकि दूध लोग तकसीम कर देते हैं और फिर मार्केट में दूध नहीं आता। ये पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। आजकल तो खैर फ्रेंचाइजीज की तरह दूध अवेलेबल है ना, कल रिजवान साहब ने पकड़ा भी है केमिकल मिला दूध। अब तो खैर वो हालात नहीं है, लेकिन एक मिसाल के तौर पे मैं ये बता रहा हूँ कि आप अगर आज इकदाम नहीं करते तो उसका खमियाजा आपको कल भुगतना पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एग्जाम्स की तैयारी ना करें और एग्जाम्स में चले जाएं तो फिर जो 3 माह बाद रिजल्ट आएगा वो आपके सामने है। ये हुआ है हमारे साथ, और इसके ऊपर हमने बदकिस्मती से किसी को भी अकाउंटेबल नहीं ठहराया। अगर हम उस वक्त नदीम बाबर साहब से कम उनका गिरेबान पकड़कर ये पूछते कि आपने क्यों ये टेंडरिंग का अमल मुकम्मल नहीं किया, आपने क्यों इसमें ताखीर की, इसमें 5 बिलियन से जायद का क्यों आपने नुकसान किया, आपने फ्यूल जब सस्ता था तो आपने नहीं किया, आपके LNG के जो पावर स्टेशन से उनको आप फ्यूल पे लगे, फर्नेस ऑयल पे लेके गए तो बिजली भी महंगा करना पड़ी। उस पर कोई इंक्वायरी नहीं है, सब डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, किसी से नहीं है। आज अगर इनसे पूछ लें तो जवाब आएगा कि फलां चोर है, फलां चोर है, फलां चोर है। ये जवाब नहीं देंगे। आज के जो एहतजाज करने वाले अनासिर हैं, वो जो कायदीन है सियासी, वो अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे कि हमसे ये इतना बड़ा ब्लंडर हुआ कि हमारे अगले 5 सालों में लोगों को गैस नहीं मिलनी। तो उसके लिए हमने क्या तैयारी की है? कोई तैयारी नहीं, कोई मनसूबाबंदी नहीं है। लोग प्लान करते हैं 15 साल 20 साल का, लेकिन हमारे यहाँ तो 15-20 रोज़ का भी नहीं करते। अलबत्ता अब जो पंजाब गवर्नमेंट है वो ज़रूर करना शुरू हुई है कि 50 रोज़ का प्लान उसने करना शुरू किया, और 50 रोज़ के प्लान पर अमल दरामद अल्लाह करे यही हो जाए। 50 रोज़ में भी आवाम को क्या मिलेगा वो तो आप छोड़ दें। शाहिद सिप्रा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। 18 घंटे लोड शेडिंग होगी, और अब ये 6 घंटे की भी गारंटी है या नहीं, हम शाहिद सिप्रा साहब से पूछते थे। अस्सलाम वालेकुम सिप्रा साहब। वालेकुम अस्सलाम। कोई अच्छी खबर आपके पास है? हमेशा लोड शेडिंग गैस की, हमेशा लोड शेडिंग बिजली की, हमेशा बिजली के बिलों में इजाफा। मतलब सिप्रा साहब कोई अच्छी खबर दे दिया करें। देखें, आप मुझे शिकवा कर रही हैं, यहाँ तो हुकूमतें गैस और बिजली की लोड शेडिंग पे बनती और उतरती हैं, तो फिर मैं तो बहुत पीछे रह जाता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा जी, अब ये मंतक समझा दें। 18 घंटे का मतलब है कि सारा दिन हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, और इन 6 घंटों में भी अगर प्रेशर कम आता है, अगर गैस नहीं आती, फिर जिन लोगों ने गैस प्रेशर मेंटेन करने के लिए दूसरे रास्ते अपनाने हैं, वहां पे लोग छापे मार के उनको पकड़ लेंगे। क्या करें आम आवाम? ये क्यों 18 घंटे की लोड शेडिंग होगी? देखिए, बज़ाहिर तो ये 6 घंटे भी नहीं लगता कि प्रेशर के साथ गैस सार्फिन तक मिलेगी और वो खाना पका सकेंगे, क्योंकि जो हालात हैं उसमें हमारे पास डिमांड ज़्यादा है और कुदरती गैस इस वक्त बहुत ज़्यादा कम है सिस्टम पे।
जो जरा बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि नॉर्दर्न गैस कंपनी के सिस्टम पर जो गैस मौजूद होगी वो तकरीबन 700 मिलियन होगी और उसमें से 300 मिलियन जो है वो लाहौर रीजन की डिमांड होती है। मुझे बताएं तो उन्होंने बाकी रीजन को किस तरह चलाना है, जिसमें इस्लामाबाद है, एबटाबाद है, बहुत सारे और रीजन है, शेखुपुरा, मुल्तान, फैसलाबाद, ये सारे भावलपुर तक का एरिया है, ये किस तरह चलेगा? तो वो 6 घंटे भी नहीं लगता कि आप प्रेशर के साथ गैस सार्फिन को मिलेगी, वो खाना पका सकेंगे। दूसरा कि आपको याद होगा गुज़श्ता सालों में भी यही होता रहा कि मौसम सरमा में गैस बहरान आएगा। इस दफ़ा जो बहरान है वो उसकी नौयत कुछ और है, वो ज़्यादा शिद्दत से आ रहा है। उसकी वजह है कि जो हम LNG इंपोर्ट करते हैं उसको सिस्टम में शामिल किया जाता था, लेकिन टैरिफ के मुताबिक जो डोमेस्टिक सार्फिन है उससे वो वसूली नहीं हो सकती थी और बराह रास्त वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से नॉर्दर्न गैस कंपनी को अदायगियाँ करना होती है, वो नहीं कर रही। तकरीबन 70 अरब रुपए की गैस है, हर साल मौसम सरमा में वो ऐड की जाती है ताकि जो डोमेस्टिक सेक्टर है इसको गैस दी जा सके। लेकिन रवा साल फैसला हुआ है कि LNG को कुदरती गैस के साथ मिक्स नहीं किया जाएगा, क्योंकि अरबों रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकती और कोई नॉर्दर्न गैस कंपनी को पहले 300 अरब रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अदा करने हैं सिर्फ LNG कीमत में। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अफोर्ड क्या कर सकती है? शायद सिपरा साहब अब मुझे सिर्फ ये बता दें, अब हम भूल जाएं कि हीटर और गीजर हम चला भी सकेंगे? देखिए गीजर के लिए तो बड़ा क्लियर कट हो गया, प्रेशर डाउन करने का मकसद यही है कि हीटर और गीजर के लिए गैस मौजूद नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं चला पाएंगे। इतना प्रेशर मिलेगा कि चूल्हा जल पाए और लोग खाना पका सके और तीन जो औकात हैं वो रखे गए हैं कि 2-2 घंटे गैस दी जाएगी। इसमें क्या होगा कि SNGPL से हम लाहौर की बात करेंगे, 3 SMS हैं जिसमें मोलनवाल पे 2 और 1 शादरा में है। सो नॉर्दर्न गैस कंपनी जो जिन औकात में गैस बंद करेगी एक पैक बनाएगी। पैक का मतलब है कि गैस को बंद करेगी, पाइपलाइन से उनका एक प्रेशर बिल्ड करेगी। प्रेशर बिल्ड करने के बाद 2 घंटे गैस दी जाएगी, कंज्यूमर उसको इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फिर रोक देंगे, फिर एक प्रेशर बनेगा, फिर अगले 2 घंटे और फिर इस तरह करके। ये अच्छा शायद से प्रसाद वक्त कम है, शेड्यूल जारी कर दिया गया है, ये 18 घंटे किस किस टाइमिंग से लोड शेडिंग गैस की जाएगी? अगर है तो लाहौरियों को बता दें ताकि उनको भी पता चल जाए। बड़ा क्लियर शेड्यूल आया है कि 6 बजे से लेकर 6:30 बजे से लेकर सुबह 8:30 बजे तक गैस होगी, दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक गैस होगी और शाम में 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक गैस मिलेगी। ये 3 औकात हैं, ये बड़े क्लियर है। जिंदगी पे एहसान हो गया है, बहुत ही जिंदगी पे एहसान हो गया है। इसके दरमियान अगर किसी बच्चे को कुछ खाना है, आपके बच्चे रो रहे हैं तो रोते रहे, कोई मेहमान आ गया है तो उसको गेट से अल्लाह हाफिज कह दे, कुछ नहीं बन सकता। शाहिद सिपरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन हालात ये हैं, लोड शेडिंग गैस के किस किस टाइम सिपरा साहब ने वो भी बता दिया, क्यों होनी है मंतक वो भी बता दी, और ये जो 6 घंटे वाला दावा किया जा रहा है कि 6 घंटे मिलेगी, ये भी कम प्रेशर के साथ। सो तैयार रहें, बैकअप तैयार रखें, अपनी जेबें हल्की कर लें जो कि ऑलरेडी हल्की हो चुकी हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। सिटी 10 में आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमारा आज का टॉपिक क्या है? आज हम बात करने वाले हैं, मोटापे को कहा जाता है कि 100 बीमारियों की जड़ है। ओबेसिटी, ये किस कदर ख़तरनाक है, ये कौन कौन सी बीमारियों को दावत दे सकती है, ये तो हम आपके साथ डिस्कस करते ही रहते हैं कि अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और इस तरह की बहुत सी बीमारियां आपको लग सकती हैं। सो सबसे पहले हमने जड़ से इस चीज़ को पकड़ना है और हमने कंट्रोल करना है मोटापे का। अब वो लोग जो कि मोटापे का शिकार हो चुके हैं वो क्या करें, कहाँ जाएं? इसके लिए बेस्ट ऑप्शन मौजूद है हमारे ही चैनल सिटी 42 पर। हम आपके साथ खबरें शेयर करते रहते हैं, जो कि अभी रिसेंटली आपके साथ एक खबर शेयर की कि 350 किलो वजनी एक शख्स है जिसकी कामयाब सर्जरी के बाद उसका वेट कम किया गया। सो अब जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही जिसे वाकई गैर मामूली तौर पर कहते हैं ना मोटापे का शिकार हैं, सो अगर वो वेट कम कराना चाहते हैं तो सर्जरी की ऑप्शन लोग खौफजदा भी हो जाते हैं कि अगर वो सर्जरी कराते हैं वो सेफ होगी या नहीं, उसका प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से लोग करा सकते हैं, आइडियली आपका वेट कितना हो तो आपको सर्जरी के लिए रिकमेंड किया जाता, और इसके बाद पहले क्या कुछ का आपको करना है, बाद की एहतियात क्या है, ये सब चीज़ें हमने आपके साथ शेयर करनी है आज के शो में। लेकिन साथ ही साथ एहतियात हमेशा हम कहते हैं कि इलाज से बेहतर है। आपको ये भी बताना है कि वो जो बेजा चर्बी आप अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, हमारी डाइट में कौन कौन सी गफलत, कौन कौन सी कोताहियाँ ऐसी हैं जो कि हम कर जाते हैं जिसकी वजह से हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। सो आपको एहतियात भी बताएंगे और इन केस अगर आप सर्जरी कराना चाह रहे हैं उसका प्रोसीजर क्या होता है उसकी तरफ आएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे मेहमान मौजूद है तारुफ कराना चाहूँगी, माहिर ग़िज़ायात आयशा नासिर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर माजुर हसन जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अपने मेहमानों की तरफ मैं चलूँगी और अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, हमारा जो आज का टॉपिक है, सबसे पहले हमने कुछ दिन पहले क्योंकि खबर शेयर की थी कि 350 किलो वजनी शख्स जो है उसकी सर्जरी हुई। डॉक्टर मुआज ने ये सर्जरी की थी। तो डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि वो लोग जो कि सर्जरी कराना चाहते हैं कितनी सेफ है। खौफजदा भी हो जाते हैं ना, लोगों के बड़े कंसर्न होते हैं, बड़े सवालात होते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो लोगों को आगे हमने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, लोगों में काफ़ी अब अवेयरनेस हो चुकी है, क्योंकि बेसिकली अब ये मोटापे की सर्जरी नहीं है, अब हम इसे कहते हैं मेटाबॉलिक सर्जरी। ठीक है, नाम चेंज हो गया। इट्स नॉट एन ओबेसिटी सर्जरी, इट्स अ मेटाबॉलिक सर्जरी। मेटाबॉलिक मींस कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जब भी आपका वेट बढ़ता है एक सर्टन क्राइटेरिया से, हम उसे कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उसको डेवलप हुआ है कि नहीं। जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उसमें आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, आपको सांस की तकलीफ़ शुरू हो जाती है, आपका वेट बहुत ज़्यादा होता है, आपको डायबिटीज़ बड़ी अनकंट्रोल होती है। ठीक है, इनमें से कोई 2-3 फीचर भी पॉजिटिव हो तो हम कहते हैं कि पेशेंट को मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया। तो क्योंकि हमें इन बीमारियों से निजात मिलती है आफ्टर गेटिंग दिस सर्जरी, क्योंकि जो डाइट से लोग कम करते हैं उसको मेंटेन पूरे दुनिया में 3% करते हैं, बाकी मेंटेन नहीं करते। आप 5, 10, 15, 20, आपने 40-50 किलो भी लोग कम कर लेते हैं। टारगेट अचीव करने के बाद हम तो उसके बाद क्या होता है, विद इन फ्यू मंथ्स आप वही वेट वापस गेन करते हो। तो मेंटेनेंस जो है वो ओनली दे आर 3% ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। और आपको पता है कि जैसे यहाँ हमारा जब मैं आया था इन 2014, तो उस वक्त हमारा नंबर था कोई 12वें 13वें से 8वां आ चुका था। ठीक है, अब जो नई आगे जो आ रही है रैंकिंग, उसमें हमारा नंबर 4th हो गया पूरे वर्ल्ड के अंदर इन टर्म्स ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। और इन आप देखोगे 2045 या तब तक जाएगा तो हर चौथा बच्चा ओबीज होएगा और डायबिटीज़ कॉमन होएगी। तो इसलिए ये सर्जरी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी सर्जरी कौन कर रहा है, वो कितना कोई एक्सपीरियंसड है, उसने ट्रेनिंग उसकी कैसी है, उसने पहले कैसे किए हुए हैं। तो लॉट ऑफ पीपल जो ये सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने सर्च करना है, देखना है कि उनमें से बेहतर कौन है। तो इसमें आप जो रिसेंटली हमने किया है वो 350 kg का, ये दुनिया में अपनी नौयत का वाहिद केस है इस सेंस में, क्योंकि बैरिएट्रिक सर्जरी 2 टाइप्स की होती हैं। एक में जिसमें मैदे का साइज़ कम करते हो, उसको कहते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। दुनिया में जो मोस्ट कॉमन ऑपरेशन है वो स्लीव है। 70% जो ऑपरेशन पूरी दुनिया में हो रहे हैं वो कहते हैं जी मैदा छोटा कर दो। वहाँ एक हार्मोन होता है ग्रिलिन, आप उससे निकाल लेते हो, दैट इज़ एन हंगर हार्मोन। वो आपको भूख लगाता है, आप उसको निकाल देते हो, आपका वेट कम होने जाता है। आपका 40-60% एक्स्ट्रा जो वेट है आपका 6 मंथ्स में कम हो जाता है। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक है कि आपका स्टमक इज़ लाइक अ बैग, अगर आप ज़्यादा खाते हो तो वज़न स्टमक दोबारा फूलता है और आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। जो दूसरा ऑपरेशन है दैट इज़ द लेटेस्ट वन, दैट इज़ कॉल्ड गैस्ट्रिक बाईपास। उसका नाम है MGB या OAGB, वन एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास या मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। उसमें क्या करते हो, आप स्टमक का साइज़ छोटा भी करते हो और साथ उसको मैल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर देते हो कि एक तो साइज़ कम होने से वज़न कम हो, दूसरा आपने इंटेस्टाइन को उठा के उसके साथ अटैच कर देना स्टमक के साथ। यानी वो जो लोग कहते हैं कि अच्छा जी आपकी चर्बी एक्स्ट्रा रिमूव कर दी जाती है। नहीं, चर्बी नहीं करते, चर्बी को हम कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, ये लोगों का एक वो मैं आप उस तरफ आ रहा हूँ, वो बताता हूँ। सबसे पहले ये लोगों को पता होना चाहिए कि जो मिनी गैस्ट्रिक बाईपास है उसमें 2 तरीके से वज़न कम होता है। एक तो आपका साइज़ कम हो गया, दूसरा हज़म नहीं हो रहा, मैल एब्जॉर्प्शन हो रही है। जो स्टमक के थ्रू, रूट के थ्रू होना था हज़म, वो आगे जाके हो रहा है। इस वेट पे 350 पे बाईपास करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्यों? पहले आप स्टेज प्रोसीजर करते हो, पहले आप करते हो स्लीव, उसके बाद अगर आपका 100 kg कम हो जाता है फिर आप बाईपास पे आते हो। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो इतना ये फेमस हुआ है केस, इस वजह से कि वी हैव गॉन स्ट्रेट इनटू गैस्ट्रिक बाईपास, तो उसका दूसरा ऑपरेशन भी बच गया और वो उस पर ही 80 किलो पे आएगा इंशाल्लाह 2 सालों में 350 से। तो ये बहुत मतलब इट्स एन ऑनर कि जी पाकिस्तान में हुआ, मेरे लिए हुआ, पेशाल हमारा हॉस्पिटल में हुआ। मतलब ये एक है कि आपके पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि ये हो रहा है। मतलब कि दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऑब्वियसली आपने खाली ऑपरेशन नहीं करना होता, आपने उसके बाद उसको संभालना होता है, आपने देखना होता है कि आपकी पूरी टीम होती है, आपको पूरी यहाँ जी। आप बिफोर दैट इसका मैंने कोई 25 kg ऑपरेशन से पहले कम किया। अच्छा। वो डाइट से, और मेरे पास हमारे प्रोटीन शेक्स होते हैं कुछ, वो दिए और उसको पहले मॉनिटर किया। फिर क्योंकि इस तरह, क्योंकि आप ये रिस्की ऑपरेशन होते हैं इतने वेट पे 250-300, आप 100, 125, 150 पॉइंट तो आप स्ट्रेट वे चले जाते हैं ना। व्हेन समबडी इज ओवर 200 तो उसमें ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है।
तो वो फिर अल्लाह का शुक्र है वो सारा प्रिपेयर हुआ पहले, तो बड़ा अच्छा वो घर चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो ये मतलब नहीं जी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इस स्टेज पे आने से हमने आपको बचाना है। ओबेसिटी बहुत खतरनाक है। अब वो कौन सी चीज़ें हमारी डाइट में हैं जो कि मोटापे को दावत देती हैं, वो हम आयशा से जानेंगे। आयशा, हम अब बचपन से सुनते आ रहे हैं ये चिकनाई बहुत ज़्यादा खाएं तो मोटा हो जाएंगे, चावल बहुत ज़्यादा खाएं तो मोटा हो जाएंगे। अब मुझे ये बता दें कि हमने इससे बचना है, अपनी डाइट को कैसे कंट्रोल करना है। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं चिकनाई ज़्यादा खाएंगे तो मोटापा आ जाएगा। हमने समझना है हमारे लाइफस्टाइल में ऑयल से बड़ा कल्प्रेट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी रोटी चावल हम ज़्यादा खाते हैं। ऑयल भी है, नो डाउट, ऑयल या फैट्स भी वेट गेन कराते हैं, लेकिन एशियन लाइफस्टाइल में उससे भी बड़ा कल्प्रेट रोटी चावल आ जाते हैं। ब्रेड, दाल, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। हम जो दाल और चावल का कॉम्बिनेशन खाते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपने अपने मील को डिवाइड करना है, और अनफॉर्चुनेटली शायद हम लोग अफोर्ड नहीं करते डिनर से कार्बोहाइड्रेट्स निकाल के कोई ग्रिल्ड चिकन, फिश, कोई बारबेक्यू, टिक्का, बेसिकली वाइट मीट आप किसी भी फॉर्म में विद सौते वेजिटेबल्स या विद ग्रिल्ड वेजिटेबल्स ले लें, ताकि आप रात को आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम किया जा सके। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कार्ब्स खाते हैं तो वो भी सारे के सारे फैट की फॉर्म में स्टोर होते हैं। फिर ऑयल का एक्सेसिव इंटेक, जैसे अनफॉर्चुनेटली हमारे लाइफस्टाइल में एक चीज़ होती है, चाहे घर में पैसे हैं या नहीं हैं, ये मैंने ज़्यादा देखा है अनफॉर्चुनेटली। जब हम शेखुपुरा या उस साइड पे कैंप करते हैं, 1-1 किलो मीठा हमने दिन में खाना है और खाने के ऊपर इतनी ज़्यादा तरी आ रही हो तो हमें सेटिस्फेक्शन होती है कि खाना अच्छा बना हुआ है। अगर खाने के ऊपर तरी नहीं है या ऑयल तैरता हुआ नज़र नहीं आ रहा तो हम लोग खाने को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते। इस चीज़ से बाहर निकलना है, खाने के ऊपर कभी भी तरी नहीं आनी चाहिए। आप जब पूरा खाना खा लें तो आप उंगली जस्ट यूँ करें, टिश्यू पेपर की भी ज़रूरत ना पड़े, तो ऑयल उससे गायब हो जाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑयल का इस्तेमाल, रोटी चावल का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे होते हैं, मील्स को अपने डिवाइड नहीं किया होता। रात को भी कार्ब्स चल रहे हैं, दूध का ग्लास चल रहा है, उसके अंदर चीनी चल रही है, उसके अंदर शरबत चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी ओबेसिटी की बड़ी वजह। सही, ओबेसिटी की बड़ी वजह है जो आयशा ने चीज़ें बता दी। आपने इन चीज़ों से परहेज़ करना है, इसकी क्वांटिटी आपने कितनी खानी है वो आगे चल के मैं आयशा से पूछूंगी। अभी वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं, आपको बराह रास्त वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर माज की तरफ मैं चलूँगी। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, हाँ, क्या सभी लोग जो कि सर्जरी कराना चाह रहे हैं या जो लोग अपना वेट कम कराना चाहते हैं वो करवा सकते हैं? आइडियली वेट आप कितना रिकमेंड करते हैं कि अगर इतना वेट हो तो आपको सर्जरी के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए? और साथ ही साथ वो लोग जो कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए सेफ़ है ये सर्जरी? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम 2-3 क्राइटेरियाज होते हैं जिस पे आप देखते हो कि इसका वेट ऑपरेशन से कम हो सकता है या नहीं कम हो सकता। ठीक है। नंबर 1 BMI। हाँ जी, नंबर 1 BMI। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, आपके कद और आपके वज़न की रेशो। नॉर्मल BMI जो होता है 19 to 23 होता है। किसी का 25, 26, 27, 28 हो जाए हम कहते हैं ये ओवर वेट है, 30 हो जाए हम कहते हैं ओबीज़ है, 35 हम कहते हैं मॉर्बिड ओबीज़ है, 40 हो जाए हम कहते हैं सुपर ओबीज़ है। ठीक है। और एक चीज़ होती है वेस्ट सर्कमफ्रेंस में, आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि जो अभी जो रीसेंट रिसर्च है इसमें जो फ़ैट आपके पेट पे होती है उसे सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। वो बहुत डेंजरस है क्योंकि यहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं। तो वो अगर किसी की वेस्ट फीमेल में 29 से ज़्यादा हो और मेल में वो 35 से ज़्यादा हो, दो उसका वेट 70 भी हो, तो ही इज़ ओबीज़। अगर वो कहते हैं इतना बड़ा पेट है आपका वज़न बेशक 70 है, तो ही और शी इज़ अ कैंडिडेट ऑफ सर्जरी। अब हमने सर्जरी कब करनी है? नॉर्मली एक जो अगर किसी का BMI 30+ हो और उससे शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो और वो सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से उसको उन्होंने फिट किया हुआ है तो हम उसकी सर्जरी करेंगे। अगर किसी का 35+ है और उसको कुछ भी नहीं है, उसने सब चीज़ें कर ली हैं, डाइट एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी सर्जरी करेंगे। तो ये बेसिकली क्राइटेरिया। लेकिन अब डायबिटीज़ के लिए क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब एक जो उसको कहते हैं एक मेटा एनालिसिस होता है जो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ मिला के लाखों पेशेंट निकाल के तो एक रिजल्ट निकालते हैं मुख्तलिफ सेंटर्स के अंदर। तो उन्होंने जो देखा है कि एनीबडी अगर BMI मोर देन 27.5 अगर किसी का है, यानी 30 से नीचे आ गया, लेकिन उसकी शुगर दवाइयों से ठीक नहीं हो रही, उसने कोशिश कर ली है, तो आप उसे ये कहेंगे जी मेटाबॉलिक सर्जरी करा सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग मैं करता हूँ लेकिन उसमें शर्त है
कि आपका BMI 27.5 से ऊपर होना चाहिए, सही। कम नहीं। तो इसलिए अगर आपका कद छोटा है, आपका वज़न अगर 70 किलो भी है तो हो सकता है, लेकिन अगर आपका कद बड़ा है और आपका वज़न 70 है तो वो तब तो नहीं कर सकते। आपने इसलिए BMI देखना है, ये चीज़ें देखनी है, इससे शुगर बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो एक सी पेप्टाइड लेवल है, आप कराते हो, अगर वो किसी का 3+ है तो 100% शुगर ठीक हो जाएगी। ठीक। वो अगर 1 to 3 है तो ऑलमोस्ट 70% है, लेस देन 1 है तो 20% है। तो आप ये चीज़ें पहले पैरामीटर्स हैं उनको देखते हो, फिर आप मतलब आप देखो ना किसी एज से ब्लेसिंग। अब मेरे इतने पेशेंट हैं जो 100 यूनिट इंसुलिन रोज़ लगा रहे थे, ऐसे ही, बिल्कुल। ठीक है, अब वो कुछ भी नहीं लगा रहे। उनका HbA1c जो 14 पे था, जो आपके हीमोग्लोबिन का जो ब्लड का लेवल होता है एक आपका HbA1c, अब वो 5 हो गया। वो 5 होना चाहिए, 5.5 5.7 से अगर ऊपर होता है तो आप प्री डायबिटिक होते हो। नॉर्मली लोगों का 6 6.2 इतना होता है। तो ये चीज़ें मतलब साइंटिफिकली आप करते हो, ये नहीं कि जल्दी कोई भी आ जाए आपको ऑपरेशन कर दो, इस तरह नहीं है। जी, ये तो बहुत सेंसिटिव काम है, आपको इस पे जो है वो ऐसे किसी डॉक्टर के पास जाके वो नहीं करा लेना चाहिए, आपकी जान से आगे कुछ नहीं है। आयशा, आप पूरा दिन लोगों को बताती हैं वेट रिड्यूस इस तरह से हो सकता है, आइडियली आपको ये डाइट लेनी है, कभी किसी ने सर्जरी के बारे में आपसे पूछा है? बहुत सारे लोग, और डॉक्टर मास का नाम लेके, क्योंकि आई गेस लाहौर में सबसे ज़्यादा अच्छा काम डॉक्टर मास कर रहे हैं, तो डॉक्टर मास का नाम लेके अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हम सर्जरी करा सकते हैं, क्या हमारे लिए सर्जरी अच्छी ऑप्शन है। कुछ लोगों के लिए वाकई सर्जरी अच्छी ऑप्शन होती है, जैसे आई नो मुझे इस पे बहुत क्रिटिसिज्म आता है कि डाइटिशियन हो के आपका तो काम है डाइट प्लान दे के लोगों को वज़न कम कराना, तो आप क्यों सर्जरी की तरफ रिकमेंड करिए। एक मैं वाक़या सुनाऊंगी, अना डॉक्टर मास से रिलेटेड है। एक मेरे पास पेशेंट आया फैसलाबाद से, 170 वेट था उसका और वो रिक्शा चलाता था। अब इतनी ओबेसिटी के साथ वो अपना काम नहीं कर पा रहा, 4 उसके बच्चे हैं जिसको उसने खाना खिलाना है। आप अगर डाइटरी मॉडिफिकेशन की तरफ जाते हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता वाला काम है। आप ये नहीं कह सकते तुम 6 महीने सारा काम छोड़ के लाहौर आके मेरे पास बैठ जाओ, डाइट प्लान से हम जी वजन कम कराएंगे। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर मुझे पता चला, मैंने उससे थोड़ा काउंसिल किया कि आप सर्जरी की तरफ, और मुझे पता चला उसने डॉक्टर मास से सर्जरी कराई है। डॉक्टर मास ने फ्री उसकी सर्जरी की थी, शायद डॉक्टर मास को पता नहीं याद भी हो कि नहीं याद हो। डॉक्टर मास ने फ्री सर्जरी की और अब वो अच्छी लाइफ गुजार रहा है। अब वो डाइट प्लान की तरफ, डाइट से उसको मेंटेन कर सकता है, बजाय इसके कि 170 पे आपकी कोई लाइफ ही नहीं है। आप कमरे से बाहर नहीं चल के आ सकते, आप वॉशरूम तक नहीं जा सकते, लेकिन आप डाइट प्लान की तरफ कैसे? डाइट भी तो आप अफोर्ड ही करते हो ना, आप ग्रिल्ड चिकन ग्रिल्ड फिश अफोर्ड कर सकते हो, उसके लिए आपको कमाना है, कमाने के लिए आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ता है, इतने वेट पे आप वो नहीं हो सकते। तो कुछ केसेस में हमें भी सर्जरी रिकमेंड करनी पड़ती है। सही। अब मुझे आइडियल आप हर रोज़ का एक डाइट प्लान दे दें। आपने आप ब्रेकफास्ट यहाँ से स्टार्ट करना है, लंच में आपके ये होना चाहिए, डिनर में आपके ये होना चाहिए। सर्दियों में आपका बहुत खाने को भी दिल करता है, क्रेविंग भी होती है और आप बैठे भी रहते हैं। अच्छा, चूँकि सर्दियाँ आ भी रही हैं, इसमें एक मसला जो मैंने देखा है वो है हमारे बेवरेजेस, दूध पत्ती का इस्तेमाल और मिल्क कॉफ़ी का इस्तेमाल या क्रीम कॉफ़ी का इस्तेमाल या कोल्ड कॉफ़ी का इस्तेमाल, ये बड़ी वजह बनती है वेट गेन कराने की। और फिर नट्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल भी सर्दियों में वज़न बढ़ाने की वजह बनता है। आइडियली नाश्ता जो है उसमें दलिए बहुत अच्छे ऑप्शन आ जाते हैं। जौ का दलिया पानी में पकाना है, दूध में नहीं पकाना है। जौ का दलिया हो गया, जई यानी ओट्स का दलिया हो गया, पानी में पका कर उसमें जब वो पक जाए तो दूध शामिल कर दें, थोड़े से नट्स, हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स शामिल कर दें, साथ ही उबला अंडा ले लें। ये खाने को दिल नहीं कह रहा तो बेसन की रोटी बना लें, बस ऑयल कम से कम लगाना है, या जौ की रोटी बना लें, उसके साथ एक अंडा ले लिया जाए। स्नैक के तौर पे नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में दूध का कप या एक फल इस्तेमाल कर लेना है। दोपहर के खाने में छोटी सी 7 इंच की रोटी, आजकल मल्टीग्रेन आटा ट्रेंड में है और वो अच्छी चीज़ है क्योंकि उसमें डिफरेंट तरह का फाइबर भी आ जाता है, डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। मल्टीग्रेन की छोटी सी रोटी बना ली, या 20 से 24 चाय के चम्मच। टेबल स्पून से चावल मत खाएं, टीस्पून से खाने की आदत डालें। टीस्पून चावल ले लिया और साथ सालन आप ज़्यादा ले लें। सलाद, कच्ची सब्जियों का सलाद ज़्यादा से ज़्यादा। दाल, रोटी, चावल 3 चीज़ें इकट्ठी नहीं खानी। दाल से ही बेसन की रोटी बनती है, दाल खुद कार्बोहाइड्रेट है। दाल खानी है तो चम्मच से खानी है, दाल के साथ रोटी चावल नहीं आएंगे। शाम 5-6 बजे के करीब फल या दूध का ग्लास ले लिया और रात के खाने से आपने कार्बोहाइड्रेट्स निकाल देने हैं। रात को जो आप कार्ब्स खाते हैं वो बर्न नहीं होते, वो सारे फैट की फॉर्म में स्टोर होते हैं, जैसे हमारा मज़हब कहता है। नाश्ता बादशाह की तरह, दोपहर का खाना वज़ीर की तरह, रात का खाना फ़कीर की तरह। रात का खाना लाइटेस्ट मील ऑफ द डे होना चाहिए।
थोड़ा सा यखनी बना के ले ली, या 2 से 3 बोटियों को ग्रिल करके या स्टीम करके वो ज़्यादा सारे सलाद के साथ इस्तेमाल कर लेना है। चहलकदमी अपनी डाइट के साथ ज़रूर करें। ये नहीं कि पूरा दिन एक कुर्सी पे बैठ के डाइट कम कर दिया और अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मौजूदा तौर पे वज़न कम हो जाएगा। ये तो नहीं हो सकता। ये ज़बरदस्त लाइफस्टाइल है जो आयशा ने बता दिया, अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, कम से कम मोटापे का शिकार नहीं आप होंगे। डॉक्टर साहब मुझे ये बता दें कि वो लोग जो कि सर्जरी करा लेते हैं, अब लोगों के सवालात है ना कि अच्छा फिर अगर मोटापा आ गया तो आपको बाद में क्या करना है? क्या आपको लाइफस्टाइल भी अपना चेंज करना है इसके बाद? सबसे इम्पोर्टेंट कोई भी है ना जो आता है, मैं लोगों को कहता हूँ आपने खुद तो अपना लाइफस्टाइल बदला नहीं, जिसकी वजह से मुझे धक्के से बदलना पड़ा है। हाँ। ठीक है, तो आपने नहीं बदला, मैंने ज़बरदस्ती बदला है। अब आप इस तरह तो खा नहीं सकोगे। लेकिन स्लीव में एक ड्रॉबैक है पूरी दुनिया में कि स्लीव वंस यू ईट अगेन ना तो आप गेन वेट होता है आपका। ठीक है, इसीलिए स्लीव में 40 to 50% लोगों का वज़न बढ़ा है इस ऑपरेशन, इसीलिए अब ये बाईपास आ गए हैं जो मिनी गैस्ट्रिक बाईपास हैं। लेकिन इनमें न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज ये चीज़ें आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो सर्जन डिपेंड करता है कि आपने कितनी लेंथ का बाईपास किया है। आप एक स्टैंडर्ड करोगे तो प्रॉब्लम्स नहीं होती, अगर आप ओवरड्यू करोगे तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए फिर ऐसे लोग जिनके ऑपरेशन ये पहले हो चुके हैं और वो फिर उनका वेट बढ़ा है और वो कंट्रोल नहीं कर रहे, तो उन्हें फिर हम ये वाले बोलते हैं, या वो सासी है या ये मिनी गैस्ट्रिक बाईपास है, एक और वन गैस्ट्रिक बाईपास है। तो आप ये प्रोसीजर दोबारा उनका कर सकते हो। लेकिन फिर एंड पे कि हम उन्हें बोलते हैं यार लाइफस्टाइल तो बदलना है। आप लाइफस्टाइल अपना बदलोगे तो आप ठीक रहते। मैं लोगों तो कम से कम 10,000 स्टेप्स करो रोज़, कम से कम 30-40 मिनट वॉक करो। आपको 150-180 आपको मिनट्स वॉक आपको वीक में करनी चाहिए। ठीक है, ये आप करोगे तो आप ठीक रहते हो। और खाना का, क्योंकि सर्जन क्या होता है, मैं कहता हूँ सर्जन इज़ अ फिजिशियन हू कैन ऑपरेट। अगर मुझे बाकी नॉलेज ना हो तो खाली ऑपरेशन का तो नहीं फ़ायदा ना। आपको लोगों को वो भी बताना है ना कि आपने फिर क्या करना है, कैसे होना है। जितनी जल्दी आप खाओगे ना, अगर आप सपोज 7 बजे आदत डाल लो, तो अब जो नया ट्रेंड आ रहा है वो क्या है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। ठीक है, जो इस वक्त सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, और ये आशा ने बड़ी अच्छी बात की है, ये लोगों को पता होना चाहिए। आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, बीइंग फिजिशियन, वो आपका बढ़ता है कार्ब से। जो कार्ब्स आते हैं उसका जो साइकिल होता है वो कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल के अंदर। ठीक है, जो आप ऑयल और ये खा रहे हो उससे वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बन रहा जो कार्ब से बन रहा है। तो आपको कार्ब्स कम लेनी पड़नी है। तो जो आज मैं लोगों को कहता हूँ PSF, एक मैंने एक बनाया हुआ, जैसे आप कहते हैं पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन, मैंने कहा जी P से प्रोटीन, S से सैलड एंड F से फ्रूट। मैं लोगों को कहता हूँ आपने स्टार्ट इस तरह करना है। आपका जो स्टाइल है ना जो खाने का, वो स्टार्ट प्रोटीन से करें, फिर देन यू कैन टेक सैलड। अगर फिर भी भूख लग रही है तो फिर यू कैन ऐड ऑन फ्रूट्स। तो आप करो, अगर ये करोगे, अगर देखो ना आप 7 बजे अगर खाते हो, सुबह 7 बजे तक 12 घंटे तो हो गए। आप अगर 10 बजे कर लो तो 15 घंटे की फास्टिंग होगी। तो वो बहुत अच्छी फास्टिंग है, वो इतनी अच्छी है। बाद में आप लेते रहो, रात कम खाओ, डेफिनेटली रात कम खाना चाहिए। तो इस तरह आप सही रहते हो। मैं बताऊँ इस डाइट से, मेरी अपनी भांजी है, शी लॉस्ट 30 kg विद दिस डाइट। मेरी अपनी वाइफ ने 9-10 किलो कम किया। ये जो है मतलब आप अगर, इसलिए मैं तो हर किसी को बोलता हूँ कि यार डाइट करो, अपने आप को सही रखो, तो आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर मेरे पास अगर जो वो लोग आते हैं वो लोग सर्च करते हैं। अब यकीन करें पूरी दुनिया से आते हैं, यहाँ से नहीं, हर महीने 15 से 20 लोग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं कि ये ऑपरेशन करें। तो इट्स एन ऑनर मेरे लिए, इधर शालीमार के लिए, मतलब पूरे पाकिस्तान के लिए। आपके इतने रेमिटेंसेस आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज आता है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि वो जब आप काम कर रहे हो, जब आप बोलते हैं, मैं खुद इस तरह नहीं बोलता, लेकिन ये है कि मैंने लोगों को बोला हुआ है, अगर आप ज़रूरतमंद हो, आपको शुगर है, आप उस क्राइटेरिया पे फॉल करते हो, 140-50 आपको वजन है, आपको कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको ऑपरेट करूँगा। ज़बरदस्त। तो ये आप डॉक्टर साहब ने तो अलल ऐलान ये कह दिया है कि वो लोग जो कि ज़रूरतमंद हैं और वो ऑपरेट कराना चाह रहे हैं तो डॉक्टर साहब के पास आ सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से डॉक्टर साहब ने आपको ये भी ऑप्शन दे दिया। आयशा, मैसेज छोटा सा चाहिए। बस इत्तेदाल में रह के खाएं, वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें, जितना नेचुरल चीज़ों को खाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। प्रोसेस चीज़ों का इस्तेमाल, बाहर के खानों का इस्तेमाल कम से कम। डॉक्टर साहब, छोटा सा मैसेज। बस सबसे टू ईट हेल्दी, देन ऑब्वियसली यू विल स्टे हेल्दी। और डेफिनेटली अगर आप अपना लाइफस्टाइल बदलोगे
तो आपको ये बीमारियां नहीं होती। ये बीमारियां आपके जिस्म को खोखला कर देती हैं। इतनी शुगर हो गई है पाकिस्तान में, इतनी ज़्यादा डायबिटीज़ है, उसका हल यही है कि ज़रा अपना लाइफस्टाइल बेहतर करो, थोड़ा वॉक कर लो, ज़रा खाने पे हाथ हल्का रखो, तो इंशाल्लाह आप ना मेरे नज़दीक आओगे ना बीमारियों के नज़दीक आओगे। बिल्कुल आपने सही कहा जी। सो आपका लाइफस्टाइल आपको एक राइट ट्रैक पर लेकर आना है। रोज़ाना की डाइट क्या होनी चाहिए वो आयशा ने आपको बता दिया, डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया। अगर आप सर्जरी कराना चाह रहे हैं, फ्री कराना चाह रहे हैं, तब भी जा सकते हैं। सेफ कितनी है वो भी डॉक्टर साहब ने बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने चलना एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और कुछ बात कर लेते हैं शायकीन क्रिकेट के दिलों की, जो कि इस वक्त टूट नहीं बल्कि टूट फूट का शिकार हो गए। वो इस तरह से ट्विटर पर जब हमने ट्रेंड्स देखे, लोगों का रिएक्शन देखा कि वार्म अप मैच पे जो कि पाकिस्तान हार चुका, इंग्लैंड और पाकिस्तान का वार्म अप मैच हुआ, और उसके बाद हम तो इतने दिल बर्दाश्ता हो गए कि आगे अच्छे की उम्मीद रख बैठे हैं और टीम को गुड लक भी कह रहे हैं, लेकिन टीम की कारकर्दगी मायूस कुन रही। अब कुछ अगर मैं मैच की डिटेल्स, कुछ ट्विटर ट्रेंड्स आप देखें जो लोगों ने रवैये बताए हैं जी, जो हम कल के मैच के बाद लोगों के कमेंट्स देखे हैं, वो भी देख के मुझे परेशानी हो रही है कि आगे क्या होने वाला है। सो जो अच्छी चीज़ थी, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं जी। शाहीन अफरीदी वापस आए हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने की। कल उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। वाज़ेह रहे कि हम बात कर रहे हैं वार्म अप मैच की। इसके बाद आगे की बात कर लें तो कुछ प्लेयर जो बिल्कुल नहीं चल सके, और खुशदिल ने तो कसम खा ली है कि हमेशा से उन्होंने पाकिस्तानियों को ना खुश ही करना है। कल भी वो 0 पर आउट हो गए। अच्छा जी, अब इस पे तो सारे परेशान हैं ही हैं, लेकिन इसके बाद जी जो कैच छोड़े गए, लोग बड़ा कह रहे हैं कि जी ये तो एक फ़नी सा मैच लग रहा था। हसनैन ने कैच छोड़ दिया, आसिफ ने कैच छोड़ दिया, और फिर क्या हुआ जी, एक के बाद एक आपके खिलाड़ी जो हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। फील्डिंग का अगर जिक्र कर ले तो जी यहाँ पर लोगों ने ट्विटर ट्रेंड्स में ये भी कहा, ट्विटर पर लोग आके कह रहे हैं कि आसिफ अली को पहले आपने जी विकेट कीपिंग करा ली, बॉलिंग करा ली, बैटिंग करा ली, अब ये काम रह गया था फाइनली जो आपने कीपिंग उनसे कराना शुरू कर दी। सो इन तमाम चीज़ों को देखकर लोग कह रहे हैं कि इस मैच को फ़नी कह सकते हैं हम, ये तो और कुछ नहीं है, मजाक ही किया जा रहा है। सो अब कुछ दुआएं दे देते हैं टीम को कि प्लीज़, अभी संडे के मैच पे सबकी नज़रें हैं, पाकिस्तान और इंडिया का जा रहा है। सो उसके लिए आप बहुत अच्छी प्लानिंग की भी ज़रूरत है। टीम को जो है अब बकअप करने के लिए, गुड लक कहने के लिए हम तो मौजूद हैं ही हैं, लेकिन टीम को भी अपनी अब ये जो वार्म अप मैच हुए हैं इनमें देखना है कि कहाँ कहाँ पर नकाइस रहे हैं, और कुछ बेहतरी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। सो संडे के लिए गुड लक टीम पाकिस्तान। हम चाहते हैं कि जी पाकिस्तान का झंडा हमेशा बुलंद रहे, हमारी टीम इसी तरह से ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाती रहे, लेकिन जहाँ जहाँ अब गलतियाँ हैं उनको दूर करने का वक्त है। तो प्लीज़ पाकिस्तानियों की उम्मीदों पर पूरा उतरिएगा। पाकिस्तानी चाहते हैं कि क्रिकेट के दीवाने जितने शायकीन, मैं कम से कम लाहौर की बात करूं, लाहौरिये तो पागल हो जाते हैं जब क्रिकेट मैच होता है। सो संडे की इसकी एक झलक आपको दिखा भी देंगे कि लाहौरियों का जोश व जज्बा कैसा होता है। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अभी हमने आपको बताने हैं सब्जियों के रेट, और आज की रेट लिस्ट क्या है हाफिज दिलावर हमें बता रहे हैं। ओवर टू यू। अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो सब्ज़ी मंडियों में सब्जियों की कीमतों में 10 से 15 रुपए की कमी हुई है, और जो सरकारी रेट लिस्ट है और जो ओपन मार्केट में सब्जियां फ़रोख्त हो रही हैं उसकी कीमतों में जो फ़र्क है वो बरकरार है। सबसे पहले अगर बात करें प्याज की, तो प्याज आज 120 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 130-135 रुपये जो है फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की अगर बात की जाए तो टमाटर जो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 200 रुपये, जबकि बाज़ार में 240 और 250 रुपये जो है टमाटर फ़रोख्त हो रहा है। इसके बाद अगर लहसुन की बात की जाए तो लहसुन जो है वो 225 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक। ठीक है जी दिलावर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।